देव के फोन पर एक नोटिफिकेशन आया। उसने नोटिफिकेशन चेक किया तो उसमें एक फोटो थी जो सूरज ने उसे सेंड की थी। उस फोटो में गौरी, सोनाक्षी, सूरज, आशा जी और एंथोनी अंकल थे। वो फोटो बहुत ही प्यारी थी जिसे देख देव मुस्कुरा दिया और उसने वो फोटो शिवांश को दिखाते हुए कहा, लुक एट दिस पिक्चर। शिवांश ने फोन हाथ में लेते हुए पिक्चर को देखा तो उसके फेस पर भी एक छोटी सी स्माइल आ गई। देव ने कहा, अलीना के जाने के बाद मैंने आज आशा जी और एंथोनी अंकल को इतना खुश देखा है और ये सब सिर्फ गौरी की वजह से। शिवांश ने हाँ कहा और उस फोटो में गौरी के चेहरे को गौर से देखने लगा। वो अभी गौरी की फोटो को देख ही रहा था कि तब तक ड्राइवर ने कार रोकते हुए कहा, बस हम पहुंच गए। शिवांश देव को फोन वापस करते हुए कार से उतर गया और देव भी उसी के साथ बाहर आ गया। दोनों पार्टी हॉल में पहुंचे तो वहां मौजूद सभी लोग जो अभी तक अलग अलग अपनी अपनी बातों में बिजी थे, उन सबका अटेंशन अब सिर्फ शिवांश पर था। और पार्टी में सभी नामी गिरामी लोग मौजूद थे और ज्यादातर लोग वहां इसलिए आए थे ताकि उन्हें शिवांश सिंह राजदादा से मिलने का मौका मिल सके और इसी के चलते वो शिवांश से अपनी जान पहचान बढ़ा सकें। सभी की नजर तो शिवांश पर थी, लेकिन उनमें से किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो शिवांश के करीब भी जा पाए, क्योंकि उसके बगल में देव चल रहा था और यह बात पूरी बिजनेस इंडस्ट्री जानती थी कि देव के होते हुए यूं ही किसी का भी शिवांश के करीब पहुंच पाना नामुमकिन है। और देव को यह बात अच्छे से पता थी कि शिवांश किस इंसान से मिलने में इंटरेस्टेड होता है और किसे नहीं। तभी उस भीड़ को चीरते हुए उस पार्टी के होस्ट मिस्टर रायचंद शिवांश के पास आते हुए बोले, हेलो यंग मैन, हाउ आर यू। शिवांश ने उनसे हैंडशेक करते हुए कहा, हेलो मिस्टर रायचंद। मिस्टर रायचंद बोले, थैंक यू सो मच आज की पार्टी में आने के लिए। यू डोंट इवन नो कि मुझे कितना अच्छा लगा कि आप आए। शिवांश ने एक हल्की सी स्माइल करते हुए कहा, आपके साथ दादू के काफ़ी अच्छे रिलेशन है और साथ ही आने वाले टाइम में हमारी कंपनीज एक दूसरे के साथ एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट पर काम भी करने वाली हैं, तो मेरा यहाँ आना तो ज़रूरी था। मिस्टर रायचंद हंसते हुए बोले, बिल्कुल अपने पापा की तरह बातें करते हैं आप। आज अगर वो होते तो उन्हें बहुत गर्व होता कि आज उनका बेटा एशिया के टॉप बिजनेसमैन में से एक है। शिवांश उनकी इस बात पर शांत ही रहा तो उन्होंने शिवांश से कहा, आइए मैं आपको अपने कुछ फॉरेन क्लाइंट से मिलवाता हूँ। और इतना कहकर वो शिवांश को साथ लेकर अपने कुछ क्लाइंट से मिलवाने लगे। वहीं उस पार्टी में कोई था जो शिवांश को ही देखे जा रहा था और कोशिश भी कर रहा था कि कब वो शिवांश से बात कर पाए, लेकिन देव के साथ होने की वजह से उसे काम मुश्किल लग रहा था। तभी उस शख्स ने एक वेटर को बुलाया और उसकी जेब में कुछ पैसे डालते हुए उसे कुछ समझाया, तो वह वेटर हाँ में सिर हिलाकर वहां से चला गया। वो वेटर देव के करीब से गुजरा और जानबूझकर उसने देव के कपड़ों पर ड्रिंक गिरा दी और फिर माफी मांगते हुए बोला, सॉरी सर, माफ कर दीजिए। देव ने उसे इट्स ओके कहा तो वेटर बोला, सर आप मेरे साथ आइए, मैं आपके कपड़े साफ करवा देता हूँ। देव ने शिवांश को देखा तो शिवांश ने उसे आंखों के इशारे से जाने को कहा। देव उस वेटर के पीछे पीछे चल दिया और उस वेटर ने मुस्कुराकर उस शख्स को देखा जिसने उसे पैसे दिए थे, तो वो शख्स भी मुस्कुरा दिया। शिवांश अब एक साइड में आकर खड़ा हो गया था। तभी उसे पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आई, कैसे हो शिवांश। शिवांश ने पलटकर देखा तो समीरा के पापा यानी मिस्टर सिद्धांत कपूर वहां खड़े थे। शिवांश उन्हें नजरअंदाज करते हुए सामने की तरफ देखने लगा तो मिस्टर कपूर उसके पास आकर खड़े हो गए। शिवांश ने एक नज़र उन्हें देखा और फिर बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा, जेल से काफी जल्दी छूट गए आप। शिवांश की बात सुन मिस्टर कपूर का मुंह उतर गया, लेकिन फिर भी चेहरे पर एक झूठी मुस्कान लाते हुए बोले, शिवांश मैं जानता हूँ कि मैंने जो कुछ भी किया था वो गलत था और उसकी सजा मुझे मिली, लेकिन उन सब में कहीं ना कहीं तुम्हारे दादू की मर्जी भी शामिल थी। शिवांश ने घूर कर उन्हें देखा तो वो चुप हो गए। शिवांश ने तंज कसते हुए कहा, वैसे उस वेटर को कितने पैसे दिए थे देव के कपड़ों पर ड्रिंक गिराने के लिए। शिवांश की ये बात सुनते ही मिस्टर कपूर के गले में बाहें लटक गई और उन्होंने हैरानी से शिवांश को देखा तो शिवांश बोला, आपको क्या लगा इस पार्टी में आने से पहले मैं गेस्ट लिस्ट चेक नहीं करूंगा और मुझे पता नहीं चलेगा कि आप भी इस पार्टी में हैं। आपको लग रहा था कि आप मुझ पर नजर रख रहे हैं, लेकिन जब से मैं इस पार्टी में आया हूँ मेरी नजर आप पर है। मिस्टर कपूर थोड़े सकपका गए थे
और उन्होंने अपनी घबराहट छुपाने के लिए शिवांश से कहा, मैं तो बस तुमसे बनारस के उस हादसे के बारे में बात करना चाहता था। उनके मुंह से बनारस का नाम सुनकर शिवांश ने सवालिया नजरों से उन्हें देखा। तो मिस्टर कपूर बोले, मैंने तो पहले ही तुम्हारे दादू से कहा था कि जरूर राजवीर के दोस्त का ही हाथ था उस हादसे में, और उसी ने लालच में आकर तुम्हारे मॉम डैड को मारने की कोशिश की। लेकिन बुरे काम का नतीजा तो बुरा ही होता है ना, इसीलिए वो खुद भी उस हादसे का शिकार हो गए। और मैंने तो ये भी सुना है कि उसका परिवार रातों रात उस जगह से भाग गया था। शिवांश ने सपाट लहजे में पूछा, यह सब आपको कैसे पता है? मिस्टर कपूर थोड़ा दुखी होते हुए बोले, जेल जाने के बाद मैंने अपने किए सभी गलत कामों के बारे में सोचा और मुझे एहसास हुआ कि पैसों के लालच में मैं कितना अंधा हो गया था, और इसी के चलते मैंने अपनी बेटी को भी इन सब में घसीट लिया, और आज मैं उससे मिलने के लिए तरस रहा हूँ। बस इन्हीं सब बातों के लिए खुद को दोषी मानते हुए मैंने फैसला किया कि मैं बनारस जाकर पता लगाऊं कि आखिर सच क्या है, और बस मुझे यही सब पता चला। फिर उन्होंने अपनी आंखों में आई नमी को पोंछते हुए कहा, राजवीर मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अपने मॉम डैड के गुनाहगारों को ढूंढो और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दो। शिवांश को मिस्टर कपूर की बातों को सुनकर गुस्सा आ रहा था, इसीलिए उसने सख्त लहजे में कहा, मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं, ये आपको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। आपकी कंपनी जो बैंक करप्ट हो चुकी है, उस पर ध्यान दीजिए। इतना बोल शिवांश वहां से चला गया। मिस्टर कपूर ने उसे पार्टी से बाहर जाते हुए देखा तो एक साथी हंसी हंसते हुए बोले, जाओ शिवांश जाओ, और ढूंढते रहो उन गुनाहगारों को जो तुम्हारे मॉम डैड की मौत के जिम्मेदार हैं। लेकिन अफसोस कि तुम असली गुनाहगार तक तो कभी पहुंच ही नहीं पाओगे, जबकि 6 साल पहले बनाए उस मास्टर प्लान का मास्टरमाइंड तो कोई और ही है। वही शिवांश पार्टी हॉल से बाहर आ चुका था और उस आलीशान होटल के सामने बने पार्क में गुस्से से इधर से उधर चक्कर लगा रहा था। देव उसके पास आते हुए बोला, क्या हुआ शिवांश, सब ठीक तो है? तू पार्टी से बाहर क्यों आ गया? शिवांश ने गुस्से में उसे देखते हुए कहा, तू मुझे कितने सालों से जानता है देव? देव ने कहा, बचपन से। लेकिन हुआ क्या है? शिवांश ने कहा, क्या मैं आज तक कभी भी कोई भी चीज भूला हूँ? देव ने कहा, नहीं। लेकिन हुआ क्या है? शिवांश ने गुस्से में अपना पंच पार्क में लगे एक पेड़ पर मारते हुए कहा, तो फिर मैं ये कैसे भूल गया कि मैंने गौरी से शादी क्यों की थी? मैंने उससे शादी की थी क्योंकि मैं उससे उसके बाप के किए का बदला लेना चाहता था। मैं उसे तकलीफ देना चाहता था, उसके परिवार की जान के बदले उसे टॉर्चर करना चाहता था। लेकिन मैं ये सब भूल गया देव। और इतना कहते हुए वो लगातार उस पेड़ पर पंच मारे ही जा रहा था। देव ने उसे रोकते हुए कहा, शिवांश क्या कर रहा है? तेरे हाथ से खून निकल रहा है। शिवांश ने उसे धकेलते हुए कहा, नहीं देव, इतनी बड़ी गलती मुझसे कैसे हो सकती है? देव ने उसे अपनी पूरी ताकत लगाकर रोकते हुए कहा, शिवांश, तू ये सब भूल गया क्योंकि तुझे कहीं ना कहीं यकीन हो गया कि गौरी की इन सब में कोई गलती नहीं है। शिवांश उसकी बात सुन रुक गया तो देव ने उसे बेंच पर बिठाते हुए कहा, देख शिवांश, जो कुछ भी हुआ उसमें गौरी की तो कोई गलती नहीं थी ना, और हो सकता है कि तू उसे पसंद करने लगा हो या फिर उससे प्यार करने लगा हो। शिवांश ने गुस्से में उसे देखा और बोला, प्यार, और वो भी गौरी से? तुझे सच में लगता है कि मैं उस लड़की से प्यार कर सकता हूँ? उसका और मेरा कोई मैच ही नहीं है। और अगर कुछ दिन मैंने उससे अच्छे से बात कर ली या उसके साथ प्यार से पेश आ गया तो इसका मतलब यह नहीं कि मुझे उससे प्यार हो गया है। उसे मैंने अपने साथ रखा है क्योंकि मैं उससे बदला लेना चाहता हूँ। और तू देखना कि अब मैं उसका जीना कैसे हराम करता हूँ। उसकी बात पर देव हंसते हुए बोला, तू सच कह रहा है शिवांश? तू तकलीफ पहुंचाएगा उसे? उसे बेहोशी की हालत में इंजेक्शन लगते देख तो तूने अपनी नजरें फेर ली थी। जब तुझे पता चला कि उस पीयूष ने गौरी को गलत नजरों से देखा तो तू उसकी जान लेने पर आ गया था। गौरी को बुखार था तो तू पूरी रात उसके लिए जागा था। गौरी कुछ घंटों के लिए गायब क्या हुई, तूने जमीन आसमान एक कर दिया उसे ढूंढने के लिए। जो शिवान सिंह रायजादा अपना कोई भी फैसला किसी भी कीमत पर नहीं बदलता। वो उस लड़की की खुशी के लिए अपने घर के सारे रूल्स को चेंज कर देता है। इतना सच होने के बाद तू ये कह रहा है कि तू उससे बदला लेगा? शिवांश चुपचाप उसकी बातें सुन रहा था तो देव ने उसके सामने बैठते हुए कहा, शिवांश, एक बार ये बदला नफरत
ये सब कुछ साइड में रखकर सिर्फ यह सोच कि गौरी तेरे लिए क्या मायने रखती है। शिवांश ने गुस्से में उसका हाथ झटकते हुए कहा, मुझे किसी के बारे में कुछ नहीं सोचना है। बस मुझे इतना पता है कि उस लड़की के बाप ने मेरे मम डैड की जान ली और उसका बदला मैं उस लड़की से जरूर लूंगा। और अब मैं ये बात खुद को कभी भूलने नहीं दूंगा। इतना कहकर शिवांश जाकर अपने कार में बैठ गया। देव ने मुस्कुराकर अपने फोन की तरफ देखा जिसमें उसने शिवांश की कई बातें रिकॉर्ड की थी। उसे देखते हुए देव ने मुस्कुराकर कहा, बोल ले तुझे जो बोलना है, लेकिन वो दिन भी आएगा जब इन सब बातों को भूलकर तू सिर्फ गौरी को याद रखेगा और तू खुद मुझसे कहेगा कि तुझे गौरी से प्यार है। और उसी दिन मैं तुझे यह सुनाऊंगा और बताऊंगा भी कि कैसे गौरी के प्यार ने तुझे मजबूर कर दिया है वापस से पहले वाला शिवांश बनने के लिए। इतना बोल वो भी कार में जाकर बैठ गया और कार राजदादा मेंशन के लिए निकल गई। कार मेंशन के बाहर रुकी तो शिवांश बिना देव से कुछ भी कहे सीधे अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। देव ने उसे गुस्से में जाते देखा तो खुद से बोला, आज उस पार्टी में वो सिद्धांत कपूर को इसके पास देखते ही समझ गया था कि जरूर उसने इससे कुछ तो ऐसा कहा जिसकी वजह से इतना ट्रिगर हो गया है। बस गौरी को भगवान हिम्मत दे कि वो इसका गुस्सा झेल पाए। इधर शिवांश कमरे में पहुंचा तो गौरी काउच पर बैठे बैठे ही सो गई थी। शायद वो शिवांश का ही इंतजार कर रही थी। गौरी को नजरअंदाज करते हुए शिवांश वार्डरोब की तरफ बढ़ गया। कमरे में हो रही हलचल की वजह से गौरी की नींद भी खुल गई और उसने जब शिवांश को कमरे में देखा तो काउच से खड़ी होते हुए बोली, आ गए आप। शिवांश ने वार्डरोब से अपने कपड़े निकालते हुए कहा, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? गौरी ने शिवांश के करीब आते हुए कहा, कितनी देर कर दिया आपने आने में? आपसे कहा था हमने कि जल्दी आइएगा। गौरी का इतना कहना ही था कि शिवांश जिसने अब तक अपने गुस्से को दबा रखा था वो अब गौरी पर बरस पड़ा। शिवांश ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, तुमसे पूछ कर अब इस घर में आया जाया करूंगा मैं। हो कौन तुम? उसके ऐसे चिल्लाने पर गौरी डर गई और अटकती हुई आवाज में बोली, नहीं, हम बस वो। शिवांश ने हाथ में पकड़े कपड़ों को काउच पर फेंका और अपने एक हाथ से गौरी की बाजू पकड़ते हुए कहा, तुमसे कुछ दिन प्यार से बात कर ली मैंने तो तुम्हें लगा कि मैं वो सब भूल गया जो तुम्हारे बाप ने किया है। भूलो मत कि इस घर में तुम्हें मैं सिर्फ इसलिए लाया हूँ ताकि तुमसे बदला ले सकूं। और इसलिए इस गलत फहमी में बिल्कुल भी मत रहना कि तुम इस आलीशान मेंशन में सुकून की जिंदगी बिता सकोगी। समझी? गौरी शिवांश के स्वरूप से पहले भी वाकिफ हो चुकी थी, लेकिन आज अचानक उसका बदला रूप देखकर उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक से शिवांश को हुआ क्या है। गौरी ने खुद को शिवांश की पकड़ से छुड़वाने की कोशिश करते हुए कहा, मिस्टर राजादा छोड़िए, हमें दर्द हो रहा है। शिवांश ने डेविल स्माइल करते हुए कहा, वही तो देना चाहता हूँ मैं तुम्हें, और चाहता हूँ कि इसी दर्द में तुम तिल तिल करके मरो। शिवांश की ये कड़वी बातें सुन गौरी की आंखें अब आंसुओं से डबडबा गई थी। शिवांश आगे कुछ कहता कि उससे पहले ही उसका फोन रिंग हुआ। शिवांश ने गुस्से में गौरी का हाथ छोड़ते हुए अपना फोन देखा तो कॉल अक्षत की थी। इतनी रात में अक्षत का कॉल देखकर शिवांश ने तुरंत ही कॉल पिक किया, लेकिन दूसरी तरफ से कॉल पर अक्षत नहीं बल्कि अक्षत का कोई दोस्त था। शिवांश ने हेलो कहा तो दूसरी तरफ से एक लड़के की घबराई हुई आवाज आई और उस लड़के ने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर शिवांश के पैर भी लड़खड़ा गए। लेकिन गौरी ने शिवांश के हाथ को पकड़ उसे संभाल लिया। शिवांश ने कॉल कट किया ही था कि तभी सूरज भागते हुए शिवांश के कमरे में आया और बोला, बॉस अक्षत। शिवांश ने उसकी तरफ देखा तो सूरज समझ गया कि शिवांश को पहले ही खबर मिल चुकी है, इसलिए उसने बिना टाइम वेस्ट किए हुए ही कहा, मैंने देव भाई से कह दिया, वो प्राइवेट जेट रेडी करवा रहे हैं, हम बस 10 मिनट में यहाँ से निकल जाएंगे। गौरी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। वो शिवांश जिसके चेहरे पर मुश्किल से भी कभी कोई एक्सप्रेशन दिखाई देते थे, उसके चेहरे पर आज घबराहट दिखाई दे रही है। शिवांश कमरे से बाहर जाने लगा तो गौरी ने उसे रोकते हुए कहा, आखिर क्या हुआ है, सब ठीक है ना? शिवांश ने गुस्से में उसे घूर कर देखा और बिना कुछ कहे कमरे से बाहर निकल गया। भाई सूरज ने जब गौरी को परेशान देखा तो बोला, वो भाभी, अमेरिका से अक्षत के एक दोस्त का कॉल आया था अभी हमें, और उसने बताया कि अक्षत की किसी से हाथापाई हो गई थी और उसी के चलते उसे काफ़ी चोट आई है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है। यह सुनकर तो गौरी भी परेशान हो गई और बोली, लेकिन ये सब कैसे हुआ? सूरज ने कहा,
वो सब तो हमें वहां जाकर ही पता चलेगा, लेकिन अभी हमें निकलना पड़ेगा। और ये कहकर सूरज भी सिवास के पीछे पीछे जाने लगा। गौरी भी उसी के साथ नीचे हॉल में आ गई थी। रात के 2:30 बज रहे थे, लेकिन घर में हर कोई जगा हुआ था। सिवास हॉल में आया तो देव किसी से फोन पर बात कर रहा था। सिवास को देखते ही उसने कहा, सिवास, जेट रेडी है, हमें अभी निकलना पड़ेगा। सूरज भी उनके साथ जाने लगा तो सिवास ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं सूरज, तुम्हारा एग्जाम है, तुम यहीं रुको, हम लोग वहाँ सब हैंडल कर लेंगे। सूरज ने कहा, नहीं बॉस, अक्षर से ज़्यादा ज़रूरी कुछ भी नहीं है मेरे लिए, और आप जानते हैं कि मेरा साथ जाना ज़रूरी है, क्योंकि हमें उन लोगों को ढूंढना होगा जिसने भी अक्षर के हाथ लगाया। सिवास को सोचने लगा तो गौरी ने कहा, आप लोग जाइए, हम यहाँ सब संभाल लेंगे, आप अक्षत को लेकर आइए, तब तक डॉक्टर सोलंकी के साथ मिलकर हम सारी अरेंजमेंट करवा देंगे। गौरी की बात सुन सिवास उसे देखने लगा और मन ही मन बोला, इसे कैसे पता चल जाता है हर बार कि मेरे मन में क्या चल रहा है। इसे कैसे पता चला कि मैं नहीं चाहता कि अक्षत को कहीं बाहर हॉस्पिटल में ट्रीट किया जाए। वो अभी ये सब सोच ही रहा था कि देव उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, सिवास चलें। सिवास ने गौरी को एक नज़र देखा तो गौरी ने उसे आंखों के इशारे से सब ठीक हो जाने का आश्वासन दिया तो सिवास वहां से चला गया। सिवास के जाते ही गौरी ने डॉक्टर सोलंकी को कॉल किया और उन्हें सारी सिचुएशन एक्सप्लेन की और उन्हें अपनी टीम के साथ रायजादा मेंशन आने को कह दिया। कुछ ही देर में डॉक्टर सोलंकी अपनी टीम के साथ मेंशन आ गए थे और गौरी ने जल्दी उनकी टीम की मदद से एक बड़े से रूम को हॉस्पिटल वार्ड में बदल दिया था। डॉक्टर सोलंकी ने गौरी से कहा, बेटा एक बार सिवास वहाँ पहुँचकर हमें अक्षत की कंडीशन बता दे, तो हम उसके ट्रीटमेंट में यूज़ होने वाली बाकी चीज़ें भी जल्दी यहाँ अरेंज करवा लेंगे। गौरी ने हाँ में सिर हिलाया और वापस हाल में आ गई। इन सभी तैयारियों में कब सुबह के 5 बज गए पता ही नहीं चला। वही सिवास अपने प्राइवेट जेट से अमेरिका पहुंच चुका था। एयरपोर्ट उतरकर वो अपनी कार में बैठा और हॉस्पिटल के लिए निकल गया। हॉस्पिटल पहुंचते ही सिवास कार से उतरकर हॉस्पिटल में एंटर हुआ तो उसे उसके बॉडीगार्ड्स ने चारों तरफ से कवर कर लिया और सिवास वीआईपी लिफ्ट से होते हुए वीआईपी एरिया में पहुंच गया। उस वीआईपी एरिया में सिर्फ एक ही बार था और सिवास तेज कदमों से चलते हुए बाढ़ की तरफ बढ़ रहा था और उसके जूतों की आवाज़ उस वीआईपी एरिया में गूंज रही थी। सिवास जैसे ही अक्षत के बाढ़ के पास पहुंचा तो उसका एक दोस्त जिसका नाम रौनक था वो सिवास को देखते ही खड़ा हो गया। सिवास ने देखा कि रौनक भी काफ़ी घायल था। सिवास के वहां पहुंचने से पहले ही अक्षत को अटेंड कर रहे डॉक्टर्स पहले ही वहां मौजूद थे। सिवास को देखते ही रौनक डरते हुए सिवास के पास आया तो सिवास ने सख्त लहजे में पूछा, कहाँ है वो। रौनक ने उसे वार्ड की तरफ इशारा किया तो सिवास वार्ड के अंदर चला गया। डॉक्टर्स के साथ साथ देव और सूरज भी वार्ड में गए। अक्षत बेड पर बेसुध हालत में लेटा हुआ था। उसके आधे शरीर पर पट्टियां बंधी हुई थी और वो 21 साल का लड़का इस वक्त मशीनों से घिरा हुआ था। उसे इस हालत में देखकर सिवास की मुट्ठियां गुस्से में कस गईं और उसके चेहरे पर दर्द साफ दिखाई दे रहा था। सिवास ने अक्षत पर नजरें गड़ाए रखते हुए ही कहा, टेल मी अबाउट हिज कंडीशन। डॉक्टर ने सिवास को फाइल दिखाते हुए कहा, देयर आर मैनी इंजरीज ऑन द बॉडी, मल्टीपल फ्रैक्चर्स इन हिज राइट हैंड बट। डॉक्टर्स के मुंह से वर्ड सुनते ही सिवास ने अपनी जलती हुई आंखों से डॉक्टर को देखा तो डॉक्टर ने डरते हुए कहा, ऑल दीज इंजरीज विल हील सून बट ही हैज़ बीन हिट ऑन हिज हेड with an iron rod, due to which he is currently in coma. सिवास कुछ कहता उससे पहले ही देव ने कहा, बट डॉक्टर, अक्षत विल बी फाइन राइट। डॉक्टर ने फाइल बंद करते हुए कहा, इट इज़ पॉसिबल दैट ही मे कम आउट ऑफ कोमा इन ए डे और इन ए मंथ, बट इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल दैट ही मे नेवर कम बैक। डॉक्टर का यह कहना ही था कि सिवास ने गुस्से में डॉक्टर का कॉलर पकड़ा और उसे दीवार से लगाते हुए चिल्लाकर बोला, शिवान सिंह रायजादा का भाई है वो, और उसे कुछ नहीं हो सकता है। उसकी इस हरकत से बाकी डॉक्टर सदमे में आ गए थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो उस डॉक्टर को सिवास की पकड़ से छुड़वा पाए। इसीलिए देव ने आगे बढ़कर सिवास को डॉक्टर से दूर किया और उसे बाहर से बाहर ले आया। उनके बाहर जाते ही सूरज ने सॉरी डॉक्टर कहा और वो भी बाहर आ गया। देव सिवास को बाहर लाते हुए बोला, सिवास रिलैक्स, डॉक्टर ने सिर्फ अक्षत के केस की
पॉसिबिलिटीज बताई हैं और तेरे इस तरह गुस्सा करने से सब ठीक नहीं हो जाएगा। शिवास ने खुद को संभाला और देव से कहा, अक्षत को ले जाने की तैयारी कर, मैं अभी उसे यहाँ से ले जाऊंगा। देव ने हामी से रिलाया और डॉक्टर्स के साथ बाकी की फॉर्मेलिटीज पूरी करने लगा। शिवास ने रौनक को देखा जो अभी भी डरा सहमा सा एक कोने में खड़ा था। शिवास उसके सामने गया और पास पड़ी चेयर पर बैठते हुए शांत लहजे में बोला, कैसे हुआ ये सब? शिवांश का लहजा शांत जरूर था, लेकिन उसके उस पूछे गए सवाल में कितनी दहशत थी ये सिर्फ रौनक ही जानता था। रौनक ने डरते हुए कहा, सर वो कल मैं और अक्षत मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए क्लब गए थे और वहाँ हमने थोड़ी ड्रिंक कर ली। हम लोग क्लब से निकलने ही वाले थे कि तभी हमने देखा कि क्लब में कुछ लड़कों का ग्रुप एक लड़की को छेड़ रहे थे। मैंने तो अक्षत को बहुत रोका वहाँ जाने से, लेकिन फिर भी अक्षत ने उन लड़कों से बहस करते हुए उस लड़की को उनसे छुड़वा लिया और उस वक्त तो उन लड़कों ने भी अक्षत को सॉरी कहते हुए उस लड़की को जाने दिया था। लेकिन फिर शिवास ने उसे गुस्से में देखा और कहा, फिर क्या? रौनक बोला, फिर सर हम जैसे ही पार्किंग एरिया में अपनी कार के पास आए कि तभी अचानक से 15-20 लोग वहां आ गए और उन सभी ने हमें मारना शुरू कर दिया। मैं और अक्षत जब तक उनसे लड़ सकते थे हम लड़े, लेकिन उनमें से एक ने अक्षत के सर पर आयरन रॉड से वार कर दिया। मैं जब तक अक्षत को बचा पाता तब तक कुछ लड़के मुझे घसीटते हुए अक्षत से दूर ले गए। इतनी देर लड़ाई करने के बाद और नशे में भी होने की वजह से मेरी हिम्मत भी जवाब दे चुकी थी और मैं बस अक्षत को पिटते हुए देखता रहा और मैं कुछ नहीं कर पाया। शिवास देख पा रहा था कि रौनक इस वक्त काफी बुरी हालत में था क्योंकि उसके शरीर पर भी बैंडेज बंधी हुई थी। शिवास कुछ कह पाता कि उससे पहले ही रौनक ने अपने आंसू साफ करते हुए कहा, लेकिन सर इन सब में एक बात सबसे अजीब थी और वो यह कि जो लोग अक्षत को पीट रहे थे वो अक्षत का पूरा नाम जानते थे और वो जितना मुझे याद है मैंने उनके मुंह से आपका नाम भी सुना था। उसकी ये बात सुन सिमास अपनी जगह से खड़ा हो गया और बोला, क्या बोल रहे थे वो लोग? रौनक ने अपने दिमाग पर जोर डालते हुए कहा, सर उनमें से एक ने जब अक्षत के सर पर वो रॉड मारी थी तब उसने कहा था कि अक्षर सिंह रायजादा नाम है ना तेरा और यहाँ अपनी पहचान छुपा कर बैठा है तू। लेकिन अब उस शिवांश सिंह रायजादा को पता चलेगा कि हमारे बॉस से पंगा लेने का नतीजा क्या होता है। रौनक की बात सुनकर शिवांश का गुस्सा अब उसके आपे से बाहर हो गया था। उसने पास खड़े सूरज से गुस्से में कहा, मुझे वो सभी लोग चाहिए सूरज। सूरज ने टेबलेट में देखते हुए कहा, डोंट वरी, मैंने पहले ही अपने कॉन्टैक्ट यूज करके उन लोगों का पता लगवाना शुरू कर दिया है और उनमें से एक की तस्वीर तो मेरे पास आ भी चुकी है। और ये कहते हुए उसने अपने टेबलेट में एक भद्दे से दिखने वाले आदमी की तस्वीर रौनक को दिखाई तो रौनक ने उसकी पहचान करते हुए कहा, हाँ यही था वो जिसने अक्षत को रॉड मारी थी। शिवांश ने सूरज के हाथ से टेबलेट लिया और उस आदमी की तस्वीर देखते हुए उसने गुस्से में कहा, इस आदमी को सही सलामत ही मेरे सामने लाना, क्योंकि इसे सजा मैं खुद अपने हाथों से दूंगा। इतना कहकर शिवांश भाई चेयर पर बैठ गया और रौनक को भी रेस्ट करने को कहा। हॉस्पिटल की सारी फॉर्मेलिटीज पूरी होने के बाद शिवांश अक्षत को अपने प्राइवेट जेट में कुछ डॉक्टर्स के साथ ही वापस दिल्ली ले जाने के लिए रवाना हो गया। इधर दिल्ली में डॉक्टर सोलंकी के पास अक्षत की सारी रिपोर्ट्स पहुंच गई थी और उन्होंने भी उसी के हिसाब से सारी चीजें अरेंज कर ली थी। पूरे मेंशन में परेशानी का माहौल था और गौरी भी हाल में इधर से उधर चक्कर लगा रही थी। शाम होते होते तक शिवांश अक्षत को अपने साथ लेकर मेंशन पहुंच गया था और जैसे ही वो अक्षत को लेकर हॉल में आया तो घर के सभी नौकरों और आशा जी और अंथोनी अंकल के साथ साथ गौरी भी अक्षत की हालत देख धक सी रह गई थी। उसे ये तो पता था कि अक्षत को चोटें आई हैं, लेकिन उसकी ऐसी हालत होगी यह उसने नहीं सोचा था। शिवांश बिना किसी की तरफ देखते हुए ही सीधा डॉक्टर के साथ अक्षत के लिए तैयार किए गए उस्मिनी हॉस्पिटल में चला गया। डॉक्टर्स ने अक्षत को चेक किया और फिर डॉक्टर सोलंकी शिवांश से बोले, शिवांश मैं तुम्हें कोई झूठी उम्मीद नहीं देना चाहता हूँ। अक्षत की हालत बहुत क्रिटिकल है और हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि अक्षत कोमा से बाहर आ जाए, क्योंकि अगर वो कोमा से बाहर नहीं आया तो हम उसे। उनकी बात बीच में काटते हुए ही शिवांश ने सख्ती के साथ कहा, मुझे मेरा भाई बिल्कुल सही चाहिए। इतना कहकर शिवांश वहां से चला गया। गौरी ने उसे कमरे में जाते देखा तो वो उसके पीछे पीछे कमरे में चली गई, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो शिवांश से कुछ भी बोले, इसीलिए वो बस कोने में चुपचाप खड़ी थी। शिवांश कमरे में आया और चेंज करके बेड रेस्ट से सिर टिकाकर
आंख बंद करके बैठ गया। गौरी बस उसे कोने में खड़ी देख रही थी। वो जानती थी कि शिवांश ने पूरे दिन से कुछ नहीं खाया होगा, इसीलिए उसने एक सर्वेंट से कहकर रूम में ही एक प्लेट खाना मंगवा लिया था। लेकिन उसे डर था कि अगर वो शिवांश से इस वक्त कुछ भी कहेगी तो शिवांश उस पर गुस्सा ही करेगा। लेकिन वो उसे ऐसे भूखे भी तो नहीं रहने दे सकती थी। इसीलिए उसने हिम्मत की और वो शिवांश के पास जाकर बैठ गई। शिवांश को जब एहसास हुआ कि कोई उसके पास बैठा है तो उसने आंखें खोल कर देखा तो वो गौरी थी। लेकिन अभी वो गौरी से कुछ नहीं बोला और वापस उसने अपनी आंखें बंद कर ली। गौरी ने धीमी आवाज में कहा, देखिए, हम जानते हैं कि आप इस वक्त किसी से बात नहीं करना चाहते हैं और हम ये भी जानते हैं कि हमारी तो आप शक्ल भी नहीं देखना चाहते हैं। लेकिन इसी के साथ हम ये भी जानते हैं कि आपने कल रात से ही कुछ नहीं खाया है और इसलिए हम आपके लिए खाना लाए हैं। प्लीज खा लीजिए। उसके इतना सब बोलने के बाद भी शिवांश ने अपनी आंखें नहीं खोली थी। शिवांश के कुछ ना बोलने की वजह से गौरी समझ गई थी कि शिवांश इस वक्त कुछ नहीं बोलेगा और उसे इस वक्त परेशान करना ठीक भी नहीं है। इसलिए उसने खाने की प्लेट साइड टेबल पर रखी और वहां से उठते हुए बोली, अगर आपको हमारी शक्ल नहीं देखनी है तो हम इस कमरे से बाहर जा रहे हैं और वापस कभी नहीं आएंगे। लेकिन प्लीज आप खाना खा लीजिएगा, क्योंकि अक्षत को संभालने के लिए आपका ठीक रहना बहुत जरूरी है। इतना कहकर गौरी वहां से जाने लगी। गौरी ने एक ही कदम आगे बढ़ाया होगा कि तभी शिवांश ने उसकी कलाई पकड़ उसे रोक लिया। गौरी ने पलटकर शिवांश को देखा तो वो हैरान रह गई, क्योंकि शिवांश की आंखें तो अभी बंद थी, लेकिन उसकी आंखों के कोने से कुछ आंसुओं की बूंदें लुढ़क आई थीं। गौरी ने जल्दी से आगे बढ़कर शिवांश के आंसुओं को पोंछ दिया। उसके ऐसा करते ही शिवांश ने अपनी आंखें खोली तो उसके सामने गौरी का चेहरा था। गौरी ने कहा, आप ठीक है ना? उसके यह पूछते ही शिवांश का कंट्रोल जैसे खुद पर से खो गया था। उसने गौरी को कमर से पकड़ा और बैठे हुए ही उसने गौरी को गले लगा लिया। शिवांश का सर गौरी के पेट से लगा हुआ था और उसने बहुत कसकर गौरी को पकड़ा हुआ था। गौरी ने शिवांश के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, अक्षत बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। उसके मुंह से यह सुनते ही शिवांश गौरी से दूर हुआ और उसे देखने लगा। गौरी उसके करीब बैठी और शिवांश के गाल पर अपना एक हाथ रखते हुए बोली, हाँ देखना आप, वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। शिवांश ने गौरी को देखते हुए कहा, मैं कब से यह बात सुनने के लिए तरस रहा था। जब से मैंने अक्षत को साल में देखा है तब से हर कोई मुझसे कह रहा है कि वो शायद ही ठीक हो पाएगा, लेकिन सिर्फ तुमने मुझसे कहा कि वो ठीक हो जाएगा। गौरी ने साइड टेबल से प्लेट उठाई और उसमें से एक निवाला तोड़ते हुए उसने शिवांश के सामने बढ़ा दिया और बोली, उन्हें तो ठीक होना ही पड़ेगा ना, जब उनके भाई उनके लिए ढाल बनकर खड़े हैं और ये ढाल कमजोर ना हो जाए, इसलिए आपको खाना तो खाना ही पड़ेगा, है ना? यह सुनते ही शिवांश ने अपना मुंह खोल दिया तो गौरी ने मुस्कुराकर शिवांश को वो निवाला खिला दिया। शिवांश ने गौरी के हाथ से खाना खाया। उसके बाद गौरी ने उसे ब्लैंकेट उड़ाते हुए कहा, आप थोड़ी देर आराम कर लीजिए, तब तक हम ध्यान रखते हैं। इतना कहकर वो जैसे ही जाने लगी तो शिवांश ने उसे रोकते हुए कहा, आराम तो तुमने भी नहीं किया होगा। गौरी ने मुस्कुराते हुए कहा, आप ठीक हैं तो हम भी ठीक हैं, लेकिन अभी आपको आराम की जरूरत है। इतना कहकर गौरी कमरे की लाइट्स ऑफ करके कमरे से बाहर आ गई। गौरी हाल में आ गई और उसने सूरज और देव को भी जबरदस्ती खाना खिलाया और उन्हें भी कुछ देर रेस्ट करने के लिए उनके कमरों में भेज दिया। गौरी घर में मौजूद डॉक्टर और उनकी टीम के लिए रहने की सारी अरेंजमेंट कर रही थी, क्योंकि शिवास के सख्त ऑर्डर्स थे कि जब तक अक्षर ठीक नहीं हो जाता कोई भी डॉक्टर वहां से हिलेगा नहीं। गौरी को सभी अरेंजमेंट करते हुए रात के 12 बज चुके थे। वो भी काफ़ी थक चुकी थी, लेकिन उसने एक बार भी रेस्ट करने के बारे में नहीं सोचा और बस काम में ही लगी रही। आशा जी ने कई बार उसे जाकर आराम करने को कहा, लेकिन गौरी ने उल्टा उन्हें ही जाकर आराम करने को कह दिया। इधर शिवाज पिछले 1 घंटे से सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे नींद ही नहीं आ रही थी और उसे नींद न आने की 2 वजह थी। पहली कि उसे अक्षत को लेकर बहुत ही टेंशन थी और दूसरी वजह थी गौरी। वो इसीलिए क्योंकि गौरी हमेशा नींद में शिवाज के करीब आ जाती थी और वो शिवाज की बाजू पर ही सर रखकर सोया करती थी, जिसका एहसास उसे खुद भी नहीं था और इस बात का पता सिर्फ शिवाज को था और उसे भी ये कहीं ना कहीं अच्छा लगता था। शिवाज बार बार इधर से उधर करवट ले रहा था, लेकिन फिर वो झुंझलाकर उठा और कमरे से बाहर आ गया। वो नीचे आया तो उसने देखा गौरी किचन में थी और वो कुछ काम कर रही थी।
वहीं गौरी ने जब शिवांश को देखा तो बोली, अरे आप सोए नहीं अब तक? शिवांश ने उल्टा गौरी से सवाल किया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? गौरी ने अपने हाथ धोते हुए कहा, वो हम बस ये सब साफ कर रहे थे। शिवांश उसके पास आते हुए बोला, अगर तुम्हारा ये काम खत्म हो गया हो तो चलो ऊपर। गौरी ने कहा, आप जाइए और सो जाइए, अभी हम अक्षत के पास जा रहे हैं। शिवांश ने उसका हाथ पकड़कर उसे कमरे की तरफ ले जाते हुए कहा, अक्षत के पास नर्स है गौरी, इसलिए तुम चलो और तुम भी आराम कर लो। गौरी ने अपना हाथ छुड़वाते हुए कहा, आप जाइए ना, हमें अभी नींद नहीं आ रही है, लेकिन आप तो सो जाइए। उसके बार बार मना करने पर शिवांश गुस्से में बोला, जब तक तुम नहीं चलोगी तो मुझे नींद नहीं आएगी। गौरी ने पूछा, और वो क्यों? शिवांश ने अब इरिटेट होते हुए कहा, क्योंकि जब तक तुम मेरे हाथ पर सर नहीं रखोगी मुझे नींद नहीं आएगी। उसकी बात सुनकर गौरी ने थोड़ी हैरानी से कहा, मतलब? शिवांश आगे कुछ कहता कि तभी आशा जी ने पीछे से कहा, मैडम सर ठीक कह रहे हैं, आप जाइए और सो जाइए थोड़ी देर, क्योंकि आपने भी कल से आराम नहीं किया है। यहाँ सब मैं संभाल लूंगी। और इतना कहकर वो मिनी हॉस्पिटल की तरफ चली गई। शिवांश ने गौरी को देखा और बोला, अब तो सुन लिया ना तुमने कि तुम्हारे बिना भी काम हो सकता है, इसलिए चलो। गौरी जैसे ही दोबारा कुछ कहने को हुई कि इस बार शिवांश ने उसे गोद में उठा लिया और उसे कमरे में ले जाने लगा। उसके ऐसा करते ही गौरी ने हैरानी से शिवांश को देखा और बोली, ये क्या कर रहे हैं आप? घर में बाहर के इतने सारे लोग मौजूद हैं, और अगर उन्होंने देख लिया तो? नीचे उतारिए आप हमें। शिवांश ने उसकी बात सुनकर उसे घूरते हुए कहा, अपनी बीवी को गोद में उठाया है और कोई मुझे नहीं रोक सकता है, इसलिए चुप रहो तुम। उसकी आवाज़ सुन गौरी खामोश हो गई। शिवांश उसे कमरे में लाया और सीधे बेड पर बिठाते हुए कहा, अब चुपचाप सो जाओ। इतना बोलकर शिवांश ने रूम की लाइट्स को ऑफ किया और खुद भी गौरी के साइड में आकर लेट गया। गौरी भी मन मारकर बेड पर लेट गई, लेकिन वो इतनी थकी हुई थी कि उसे लेटते ही नींद आ गई। लेकिन शिवांश तो इंतजार कर रहा था कि कब गौरी को नींद आए और वो नींद में खिसक कर उसके करीब आ जाए। और कुछ ही देर में शिवांश का इंतजार खत्म हो गया और गौरी नींद में ही खिसक कर शिवांश के करीब आ गई। शिवांश ने अपना हाथ पसारा तो गौरी ने तुरंत ही अपना सर शिवांश की बाजू पर रख दिया। उसके करते ही शिवांश के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई और उसने भी अपनी आंखें बंद कर लीं और थोड़ी देर में ही उसे भी नींद आ गई। लेकिन कुछ देर सोने के बाद ही गौरी की आंखें बेचैनी से खुल गईं। लेकिन वो उठ पाती कि तभी उसकी नज़र शिवांश पर पड़ी। उसे खुद के इतने करीब देख गौरी को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन तभी उसकी नज़र शिवांश की बाजू पर पड़ी, जिस पर उसने अपना सिर रखा हुआ था। तभी उसे शिवांश की कही हुई बात याद आई कि जब तक तुम मेरे हाथ पर सर नहीं रखोगी मुझे नींद नहीं आएगी। उसकी बात याद आते ही गौरी मुस्कुरा दी और खुद के माथे पर हाथ मारते हुए बोली, हमें तो कभी पता ही नहीं चला कि हम हर रात ऐसे ही सोते हैं। उसने पलटकर साइड टेबल पर रखे अपने फ़ोन में टाइम देखा तो सुबह के 4 बजे हुए थे। गौरी आराम से उठी और सीधे नीचे हॉल में आ गई। हॉल में इस वक्त अंधेरा था, इसलिए गौरी बहुत संभाल कर उतर रही थी। तभी उसे किसी के फ़ोन पर बात करने की आवाज़ आई। वो धीरे से उस ओर बढ़ गई। उसने देखा कि वो फॉरेनर डॉक्टर था जो अमेरिका से अक्षत के साथ आया था। वो किसी से फ़ोन पर कुछ बात कर रहा था। गौरी ने ध्यान से सुनने की कोशिश की तो उसे सुनाई दिया कि वो डॉक्टर फ़ोन पर किसी को अक्षत की कंडीशन के बारे में अपडेट दे रहा था। गौरी को यह बहुत अजीब लगा कि वो डॉक्टर किससे अक्षत के बारे में बात कर रहा है। लेकिन गौरी आगे कुछ सुन पाती कि तभी गौरी के पैर से टेबल टकरा गई और ये आवाज़ होते ही उस डॉक्टर ने घबराकर आवाज़ की दिशा में देखा तो गौरी को देखते ही उसने जल्दी से कॉल कट कर दी। उसके ऐसे बिहेव करने से गौरी को वो थोड़ा सस्पिशियस लगा, लेकिन उसने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर व्हाट आर यू डूइंग हियर सो अर्ली इन द मॉर्निंग? डॉक्टर ने अपनी घबराहट छुपाते हुए कहा, आई कम हियर टू चेक द पेशेंट। गौरी उसकी आवाज़ में घबराहट साफ पहचान पा रही थी, लेकिन उसने अभी कुछ भी कहना ठीक नहीं समझा। डॉक्टर भी गौरी को चोर नज़र से देखते हुए वहां से चला गया। डॉक्टर के जाते ही गौरी जैसे ही मिनी हॉस्पिटल की तरफ बढ़ी कि तभी उसका पैर किसी चीज पर पड़ा। गौरी ने झुककर वो चीज उठाई तो वो एक इंजेक्शन था। यह इंजेक्शन उस डॉक्टर की पॉकेट से ही गिरा था जब वो घबराकर पलटा था। तभी उसकी पॉकेट से वो इंजेक्शन गिर गया था। गौरी ने पलटकर उस तरफ देखा जहाँ वो डॉक्टर गया था। उसके बाद गौरी बिना किसी देर के
जल्दी से मिनी हॉस्पिटल में गई तो वहाँ कोई भी नहीं था सिवाय अक्षत के। गौरी ने इधर उधर देखा और न जाने क्यों उसे कुछ अजीब लग रहा था, इसलिए उसने बिना कुछ सोचे समझे जल्दी से अक्षत को जो ड्रिप लगी हुई थी वो जल्दी से निकाल दी और भागते हुए वो सीधे डॉक्टर सोलंकी के रूम की तरफ बढ़ गई। गौरी ने उनके डोर पर नॉक किया तो डॉक्टर सोलंकी ने आंखें मीचते हुए दरवाजा खोला, लेकिन सामने गौरी को देख वो बोले, क्या हुआ बेटा, तुम इतनी सुबह यहाँ? गौरी ने घबराते हुए कहा, डॉक्टर अंकल ये इंजेक्शन देखिए और इसमें अभी थोड़ी दवाई है, आप इसे देखकर बता सकते हैं कि ये क्या है? डॉक्टर सोलंकी ने अपना चश्मा लगाते हुए उस इंजेक्शन को देखा और उसे स्मेल करने लगे। उन्हें मेडिकल फील्ड में करीबन 35 साल का एक्सपीरियंस था, इसीलिए उनके लिए उस दवा को पहचानना इतना भी मुश्किल नहीं था। लेकिन जैसे ही उन्हें पता चला उस इंजेक्शन में आखिर है क्या, तो उन्होंने घबराकर गौरी से कहा, यह तुम्हें कहाँ मिला? गौरी ने घबराते हुए बोला, यह है क्या अंकल? डॉक्टर सोलंकी ने घबराते हुए कहा, यह दवाई अगर किसी के शरीर में एक बार भी चली जाए तो वो आदमी धीरे धीरे पैरालाइज्ड होने लगता है। यह सुनकर गौरी के पैरों तले तो जैसे जमीन ही खिसक गई और उसने डॉक्टर सोलंकी से कहा, अंकल प्लीज अक्षत के पास चलिए और देखिए चलकर उसे। डॉक्टर सोलंकी जल्दी से मिनी हॉस्पिटल की तरफ बढ़ गए। उन्होंने वहां जाकर उस ग्लूकोज की बोतल को देखा और बोले, यह ड्रिप किसने हटाई? गौरी ने कहा, यह हमने ही हटाई है अंकल, क्योंकि हमें कुछ ठीक नहीं लगा, इसीलिए हमने यह ड्रिप हटा दी। लेकिन क्या हमने कुछ गलत कर दिया क्या? डॉक्टर सोलंकी ने अक्षत को चेक किया और फिर एक चैन की सांस लेते हुए बोले, नहीं बेटा, तुमने बिल्कुल ठीक किया ये ड्रिप हटाकर, क्योंकि अगर इस दवाई की कुछ बूंदें भी अक्षत के शरीर में चली जाती तो हम अक्षत को कभी कोमा से बाहर नहीं ला सकते थे। लेकिन ये दवा यहाँ कैसे आई? उनका सवाल सुनते ही गौरी के चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था और उसने डॉक्टर सोलंकी को अक्षत का ख्याल रखने को कहा और खुद वहां से बाहर निकल गई। गौरी ने जाकिर और राघव को मेंशन में बुलाया और उन दोनों के साथ वो फॉरनर डॉक्टर के रूम की तरफ बढ़ गई। मेंशन की लाइट सब भी बंद थी। गौरी ने उसके रूम का डोर काफी बार नॉक किया, लेकिन उस डॉक्टर ने डोर ओपन नहीं किया। तभी गौरी ने जाकिर की तरफ देखा तो जाकिर उसका इशारा समझ गया और गौरी साइड हट गई। जाकिर ने 2 बार उस गेट पर जोर से किक किया तो वो डोर टूट गया और गौरी रूम के अंदर आ गई। उसने अंदर जाते ही देखा तो वो डॉक्टर अपना सामान पैक कर रहा था। उसे सामान पैक करते देख गौरी ने कहा, व्हाट हैपेंड डॉक्टर, यू सीन टू बी इन ए हरी? उस डॉक्टर ने घबराकर गौरी को देखा, लेकिन जैसे ही उसने भागने की कोशिश की कि तभी जाकिर ने उसे दबोच लिया। वहीं दरवाजा टूटने की आवाज इतनी तेज थी कि मेंशन में सो रहे सभी की आंख खुल गई और सभी लोग अपने अपने कमरों से बाहर आ गए थे। ऊपर कमरे में सो रहे शिवांश ने जब ये आवाज सुनी तो वो झटके से उठा और जैसे ही उसने गौरी को वहां से गायब देखा तो जल्दी नीचे हॉल में आ गया। लेकिन हॉल का नजारा देखते ही शिवांश के कदम रुक गए और उसने जाकिर से गुस्से में कहा, जाकिर ये सब क्या हो रहा है और तुमने डॉक्टर को इस तरह से क्यों पकड़ रखा है? जाकिर ने गौरी की तरफ देखा तो गौरी ने कहा, हम आपको बताते हैं कि क्या हुआ है। इतना कहकर गौरी ने सारी बातें शिवांश को बता दी और डॉक्टर सोलंकी ने शिवांश को उस दवाई का सच बता दिया। यह सुनते ही शिवांश ने गुस्से में उस डॉक्टर की कॉलर को पकड़ा और उसे बेरहमी से पीटने लगा। वो डॉक्टर बार बार शिवांश से उसे छोड़ देने की भीख मांग रहा था, लेकिन शिवांश तो जैसे रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। गौरी ने जब देखा कि शिवांश उस डॉक्टर को मार ही डालेगा तो उसने शिवांश को रोकते हुए कहा, मिस्टर रायजादा, इसे मारने से पहले इसे ये पूछ तो लीजिए कि इसने ये सब क्यों किया। उसकी बात सुनकर शिवांश के हाथ वहीं रुक गए और उसने डॉक्टर को कॉलर से पकड़कर जमीन से उठाते हुए कहा, वाई डिड यू डू दिस एंड हु आर यू वर्किंग फॉर? उसे इतने गुस्से में देख वो डॉक्टर दर्द से कराहते हुए बोला, आई डोंट नो हु दैट मैन इज, बट आई डिड ऑल दिस जस्ट फॉर मनी। उसकी बात सुनकर शिवांश ने उस डॉक्टर को छोड़ दिया। फिर उसने जाकिर और राघव को देखते हुए कहा, इससे सच उगलवाओ। उसकी बात सुन राघव और जाकिर उस डॉक्टर को घसीटते हुए मेंशन से बाहर ले गए। उनके जाते ही शिवांश मिनी हॉस्पिटल की तरफ बढ़ गया और वहां जाते ही उसने डॉक्टर सोलंकी से पूछा, अंकल अक्षर ठीक है ना? डॉक्टर सोलंकी ने शिवांश के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, वो बिल्कुल ठीक है और हम आज ही वापस से अक्षत के सारे चेकअप करेंगे और मुझे यकीन है कि वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लेकिन शिवांश, आज अगर तुम्हारा भाई मरते हुए बचा है
तो सिर्फ गौरी की समझदारी की वजह से। शिवांश ने उन्हें सवालिया नजरों से देखा तो डॉक्टर सोलंकी ने उसे सारी बात बता दी। कुछ देर बाद शिवांश अपने कमरे में था और गौरी बाथरूम में नहा रही थी। शिवांश बैठे बैठे यही सोच रहा था कि अगर गौरी ने समय पर वो ड्रिप नहीं निकाली होती तो आज वो शायद अपने भाई को खो चुका होता। ये सोचते हुए शिवांश ने साइड टेबल पर रखी हुई अपने मॉम डैड की फोटो को अपने हाथ में लिया और उन्हें देखते हुए धीरे से बोला, मॉम मैं उससे नफरत करना चाहता हूँ लेकिन वो बार बार कुछ ऐसा करती है कि मैं चाहकर भी उससे नफरत नहीं कर पाता हूँ। आज अगर वो नहीं होती तो शायद मैं अक्षत को भी खो देता। इतना कहकर उसने उस फोटो फ्रेम को अपने सीने से लगा लिया। लेकिन तभी उसे बाथरूम का गेट अनलॉक होने की आवाज़ आई तो उसने जल्दी से उस फ्रेम को वापस से टेबल पर रख दिया। गौरी बाथरूम से बाहर आई तो उसने शिवांश को रूम में देखा। तभी वो उसके करीब आकर बोली, अक्षत अब कैसा है, वो ठीक है ना? शिवांश ने उसके सवाल पर उसे देखा और बिना कोई जवाब दिए खड़े होकर सीधे गौरी को गले लगा लिया और बोला, थैंक यू मेरे भाई को बचाने के लिए। गौरी ने शिवांश की पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा, उनसे हमारा भी रिश्ता है, इसलिए इस थैंक यू की कोई ज़रूरत नहीं है। उसकी बात सुन शिवांश गौरी से अलग हुआ और उसके दोनों हाथों को पकड़कर बोला, डॉक्टर अंकल ने कहा है कि अक्षर जल्दी ही कोमा से बाहर आ जाएगा। शिवांश के मुंह से यह खबर सुनते ही गौरी खुशी से उछल गई और बोली, सच? उन्होंने ऐसा कहा? शिवांश ने हाँ में सिर हिला दिया तो गौरी बोली, हमने कहा था ना कि वो ठीक हो जाएंगे। शिवांश उसके चेहरे की स्माइल देख खुद भी मुस्कुरा दिया। गौरी ने शिवांश से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, अच्छा आप जाइए नहा लीजिए, हम भी नीचे जाकर सभी के लिए नाश्ते का इंतजाम करते हैं। शिवांश ने भी हाँ में सिर हिलाया और वो भी नहाने चला गया। गौरी कुछ ही देर में नीचे आई और कुछ सर्वेंट की मदद से उसने ब्रेकफास्ट बनाना शुरू भी कर दिया। कुछ ही देर में सभी ने ब्रेकफास्ट किया और फिर अपने अपने काम में लग गए। यानी कि डॉक्टर सोलंकी और उनकी पूरी टीम मिलकर अक्षत के सारे चेकअप अब दोबारा कर रही थी और सूरज और देव उन सभी लोगों को ढूंढ रहे थे जिन्होंने भी अक्षत को पीटा था। शिवांश ने भी अपने सारे आदमियों को काम पर लगा दिया था। पूरा दिन बस इन्हीं सब में निकल गया था। अगली सुबह गौरी की आँख सुबह 3 बजे ही खुल गई और वो नहा धोकर बिना किसी को कुछ भी बताए मेंशन से बाहर आ गई। राघव पहले से ही गौरी का बाहर इंतजार कर रहा था। गौरी ने राघव को देखते हुए कहा, चले? राघव ने यस मैडम कहा तो गौरी राघव के साथ ही चुपके से मेंशन से बाहर निकल गई। सुबह 7 बजे जब शिवांश की नींद खुली तो उसने आज फिर गौरी को अपने बगल में नहीं देखा। शिवांश उठते हुए बोला, गौरी आज फिर से इतनी जल्दी उठ गई, हो सकता है वो नीचे ही हो। यह सोचते हुए शिवांश उठा और खुद भी तैयार होकर नीचे हॉल में आ गया। उसे नीचे आते देख आशा जी ने शिवांश को गुड मॉर्निंग विश किया और कहा, सर मैडम कब तक नीचे आएंगी? वो उनसे पूछना था कि ब्रेकफास्ट में क्या बनाना है। उनकी बात सुन शिवांश ने सवालिया नजरों से उन्हें देखते हुए कहा, गौरी नीचे नहीं है? आशा जी ने कंफ्यूज होते हुए कहा, जी नहीं, मुझे तो लगा कि वो ऊपर होंगी। शिवांश ने एक सर्वेंट को बुलाया और पूछा, मैडम को देखा कहीं? सर्वेंट ने नामे सिर हिला दिया तो शिवांश ने गुस्से में कहा, तो खड़े क्यों हो, यहाँ ढूंढो कि कहाँ है वो। सर्वेंट ने हाँ में सिर हिलाया और गौरी को ढूंढने लगा। घर के सभी सर्वेंट्स गौरी को पूरे मेंशन में ढूंढ चुके थे लेकिन वो उन्हें कहीं भी नहीं मिली। तब एक सर्वेंट ने शिवांश के सामने अपना सिर झुकाते हुए कहा, सर मैडम पूरे मेंशन में कहीं भी नहीं है। शिवांश ने गुस्से में उस सर्वेंट को देखा और कहा, क्या बकवास कर रहे हो, वो मेंशन में नहीं है तो कहाँ गई? शिवांश का गुस्सा देख सर्वेंट शांत हो गया। शिवांश गौरी को कॉल करके देख चुका था लेकिन गौरी का फोन रूम में ही था इसलिए उसका भी कोई फायदा नहीं था। तभी देव ने मेंशन के अंदर आते हुए कहा, हमने मेंशन के आसपास भी देख लिया लेकिन गौरी कहीं नहीं है। शिवांश ने गुस्से में अपना फोन जमीन पर पटकते हुए कहा, अगर वो घर में नहीं है, बाहर नहीं है, तो वो है कहाँ? उसके गुस्से को देख सभी लोग सहम गए। तभी शिवांश ने खड़े होते हुए कहा, सूरज से बोलो गौरी की लोकेशन को ट्रेस करे, और इतना बोल मेंशन से बाहर जाने लगा। तभी सूरज ने शिवांश को रोकते हुए कहा, बॉस हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उनकी लोकेशन मेंशन के आसपास ही शो हो रही है। यह सुनकर शिवांश कुछ बोल पाता कि तभी एक गार्ड ने शिवांश के पास आते हुए बोला, बॉस मैडम आ गई हैं। शिवांश ने सामने देखा तो गौरी लड़खड़ाते हुए कदमों से चली आ रही थी। शिवांश ने देखा कि गौरी के पैरों से हल्का हल्का खून निकल रहा है। उसे इस हालत में देख जैसे ही शिवांश आगे बढ़ा तो गौरी ने उसे हाथ के इशारे से रुकने को कहा तो शिवांश अपनी जगह पर ही खड़ा हो गया।
राघव भी गौरी के पीछे पीछे चल रहा था। जब शिवांश ने उसे देखा तो गुस्से में उससे पूछा, ये सब क्या है और तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई कि तुम मेरा फोन आंसर नहीं कर रहे थे। राघव ने सर झुकाकर कहा, सॉरी बॉस, लेकिन मैडम के क्लियर इंस्ट्रक्शन थे कि जब तक वो वापस मेंशन नहीं आ जाती हैं तब तक किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि वो कहाँ हैं। तभी देव ने पूछा, लेकिन गौरी गई कहाँ थी और वो इस हालत में कैसे? तब राघव ने उन्हें सच्चाई बताई कि कल रात गौरी ने उसे अपने साथ सुबह मंदिर चलने को कहा था और ये भी कहा था कि इस बारे में वो किसी को कुछ ना बताए, क्योंकि उन्होंने अक्षत के लिए मंदिर में पूजा रखवाई थी और उन्होंने मन्नत भी मानी थी कि वो मेंशन से मंदिर पैदल जाएंगी और पैदल ही वापस आएंगी। यह सुनकर सभी लोग हैरान रह गए। तो शिवांश ने पूछा, किस मंदिर में गई थी गौरी? राघव ने जब मंदिर का नाम बताया तो देव ने हैरानी से कहा, वो मंदिर तो यहाँ से करीबन 10 किलोमीटर दूर है। इसका मतलब गौरी इतनी दूर पैदल गई थी और वहां से पैदल आई है, वो भी नंगे पैर। राघव ने हाँ में सिर हिला दिया। शिवाज को इस वक्त गौरी पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो फिर भी अपने गुस्से को कंट्रोल करके गौरी के पीछे पीछे चल दिया। शिवाज ने देखा कि गौरी चलते हुए अक्षत के पास पहुंच गई थी। उसने वहां जाकर अपने हाथ में पकड़ा एक धागा अक्षत की कलाई में बांध दिया और धीरे से बोली, महादेव तुम्हें जल्दी ठीक कर देंगे। इतना बोलते ही गौरी लड़खड़ा गई तो शिवांश ने जल्दी से जाकर उसे अपने बाहों में थाम लिया। शिवांश ने देखा कि गौरी बेहोश हो चुकी थी। उसने जल्दी से गौरी को अपनी बाहों में उठाया और सीधे अपने रूम में ले आया। डॉक्टर सोलंकी गौरी के पैरों पर ड्रेसिंग कर रहे थे और शिवांश दूर खड़ा सिर्फ गौरी को देख रहा था। तभी देव ने शिवांश के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, जिस लड़की ने तेरे भाई की जान बचाई, जो तेरे भाई की सलामती के लिए खुद को इतनी तकलीफ में डाल सकती है, वो भी बिना किसी स्वार्थ के, तो तुझे लगता है कि ऐसी लड़की से तू कभी नफरत कर पाएगा? उसके कहने पर शिवांश ने देव की तरफ देखा तो देव ने मुस्कुराते हुए कहा, शिवांश वो तुझे अपना चुकी है, बस तुझे उसे अपनाने की जरूरत है। इस वक्त सब कुछ साइड रखकर तुझे अपने दिल की बात सुनने की जरूरत है। इतना कहकर देव वहां से चला गया और शिवांश उसकी कई बातों के बारे में सोचता रहा। डॉक्टर सोलंकी ने गौरी को चेक किया और एक नर्स से गौरी के पैरों की ड्रेसिंग करवाई, क्योंकि नंगे पैर इतनी दूर चलने की वजह से गौरी के पैरों में छाले हो गए थे और उनमें ब्लीडिंग भी हो रही थी। डॉक्टर सोलंकी शिवांश के पास आए और बोले, वो बिल्कुल ठीक है और इन्फेक्शन ना हो इसलिए उसे इंजेक्शन दे दिया है, कुछ देर में उसे होश आ जाएगा। इतना कहकर वो और नर्स वहां से चले गए। शिवांश गौरी के पास आया और ध्यान से उसे देखने लगा। उसके चेहरे पर हाथों पर जगह जगह मिट्टी लगी हुई थी और उसने जो साड़ी पहनी हुई थी वो भी नीचे से काफी गंदी हो चुकी थी। शिवांश बाथरूम में गया और थोड़ी देर बाद वो अपने हाथ में एक गीला टॉवल ले आया और गौरी के करीब बैठकर वो धीरे धीरे उसके चेहरे पर लगी मिट्टी को साफ करने लगा। लेकिन जैसे ही वो गौरी के हाथ को साफ करने लगा तो उसने देखा कि गौरी ने मुट्ठी में कुछ पकड़ रखा था। शिवांश ने जब उसकी मुट्ठी खोली तो उसने देखा कि उसमें एक धागा था और यह वैसा ही धागा था जैसा धागा गौरी ने कुछ देर पहले अक्षत की कलाई पर बांधा था। शिवांश ने उस धागे को साइड टेबल पर रख दिया और कमरे से बाहर आ गया। शिवांश को नीचे हॉल में आते देख देव ने कहा, शिवांश उस आदमी का पता चल गया है जिसने अक्षत पर अटैक करवाया है। इतना कहकर उसने अपना फोन शिवांश के सामने कर दिया। शिवांश ने फोन में एक फोटो देखी जो कि शिवांश के एक बिजनेस राइवल की थी। शिवांश ने गुस्से में कहा, इस आदमी को तबाह करने में कोई कसर मत छोड़ना। देव ने कहा, सब इंतजाम हो चुके हैं, कल तक ये पूरी तरह से बर्बाद हो चुका होगा। शिवांश ने पूछा, और वो आदमी जिसने अक्षत के सर पर रॉड मारी थी वो कहाँ है? देव ने कहा, शाम तक वो तेरे सामने होगा। शिवांश ने धीरे से हाँ कहा तो देव बोला, शिवांश क्या दादू को अक्षत के बारे में? वो इतना ही बोल पाया था कि शिवांश ने उसे बीच में रोकते हुए कहा, किसी को भी अक्षत के बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए, मैं नहीं चाहता कि वो परेशान हो। देव ने हाँ में सिर हिलाया और वहां से चला गया। शिवांश ने डॉक्टर सोलंकी से अक्षत के बारे में अपडेट ली और स्टडी रूम में जाकर कुछ काम करने लगा। शिवांश को स्टडी रूम में काम करते हुए करीबन 2 घंटे हो चुके थे। वहीं आशा जी शिवांश के कमरे में गौरी के पास ही बैठी हुई थी। उन्होंने जब देखा कि गौरी को होश आ रहा है तो उन्होंने जल्दी से शिवांश को कॉल करके इन्फॉर्म कर दिया। शिवांश भी स्टडी रूम से निकलते हुए अपने रूम में आ गया।
तो उसने देखा तो गौरी बेड रेस्ट से सिर टिकाकर बैठी हुई थी, लेकिन शिवांश को कमरे में आते देख वो थोड़ा घबरा गई, क्योंकि उसे शिवांश के चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। शिवांश के रूम में आते ही आशा जी कमरे से बाहर चली गईं। शिवांश पैंट की पॉकेट्स में अपने दोनों हाथ डाले हुए अभी गुस्से में गौरी को देख रहा था, और गौरी नजर नीचे किए हुए बैठी हुई थी। शिवांश ने गुस्से में गौरी से पूछा, आज जो हरकत तुमने की है उसके लिए कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देना है तुम्हें? गौरी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो शिवांश की आंखों में देख सके, क्योंकि वो जानती थी कि शिवांश ऐसे उसके बिना बताए जाने से काफी नाराज था। इसीलिए उसने अपनी नजर नीचे ही रखी और अपनी साड़ी के पल्लू को अपनी उंगली में लपेटते हुए धीरे से बोली, सॉरी। शिवांश उसके मुंह से सॉरी सुनते ही भड़क गया और गुस्से में उसने गौरी के चेहरे को अपने एक हाथ से ऊपर उठाते हुए कहा, सॉरी? तुम जानती भी हो कि इस वक्त क्या सिचुएशन चल रही है? अक्षत पर किसी ने अटैक किया है और वहाँ अभय राणा तुम्हें ढूंढ रहा है, और तुम बिना मुझे इन्फॉर्म किए ऐसे ही बस मेंशन से बाहर चली गई, और तुमने एक बार भी मुझे बताना जरूरी नहीं समझा। गौरी शिवांश के इतना गुस्सा होने की वजह जानती थी, इसलिए वो बस चुप रही। शिवांश ने उसे चुप देखा तो गुस्से में अपना मुंह फेर लिया और बोला, मुझे समझ में नहीं आता गौरी कि मैं तुम्हें किस लैंग्वेज में समझाऊं कि। वो इतना ही बोल पाया था कि तभी गौरी ने अपने छोटे छोटे हाथों से शिवांश के हाथ को पकड़ लिया, और उसके ऐसा करते ही शिवांश चुप हो गया और उसे देखने लगा। गौरी ने शिवांश की तरफ देखा और उसके हाथ को खींचते हुए उसे अपने करीब बैठा लिया। शिवांश भी बिना कुछ कहे उसके पास बैठ गया। गौरी ने शिवांश की तरफ देखा और बड़ी मासूमियत से बोली, अगर हम आपसे कहते कि हमें नंगे पैर मंदिर जाना है तो क्या आप हमें जाने देते? शिवांश ने गुस्से में कहा, बिल्कुल नहीं। और तुम्हें क्यों लगता है गौरी कि इन सब चीजों से कोई फर्क भी पड़ता है? गौरी ने मुंह बनाते हुए कहा, फर्क पड़ता है। आप नहीं मानते लेकिन हम मानते हैं। शिवांश ने गुस्से में मुंह फेरते हुए कहा, ऑल रविश। उसके मुंह से ये सुनते ही गौरी ने थोड़े गुस्से से कहा, देखिए हमारे महादेव के बारे में आप ऐसा नहीं कह सकते हैं, समझिए आप। शिवांश ने गौरी के मुंह से धमकी सुनी तो अपनी एक आईब्रो उठाते हुए उसकी तरफ देखा और बोला, तुम मुझे धमका रही हो? गौरी ने जल्दी से नाम में सिर हिला दिया और बोली, हम जानते हैं कि आप हमारे ऐसे बिना बताए जाने से नाराज हैं, लेकिन हमने यह सब अक्षत के लिए किया, और हमारा विश्वास है कि महादेव अक्षत को जल्दी से ठीक कर देंगे, और हम तो मन्नत का धागा भी। ये बोलते बोलते गौरी रुक गई और जल्दी से इधर उधर देखने लगी। शिवांश ने उसे कुछ ढूंढते हुए देखा तो साइड टेबल से एक धागा उठाकर उसे दिखाते हुए बोला, ये ढूंढ रही हो? गौरी ने जल्दी से वो धागा हाथ में लेते हुए कहा, हाँ, यही ढूंढ रहे थे हम। और इतना बोल उसने शिवांश को देखते हुए धीरे से कहा, सुनिए। शिवांश तो हमेशा ही गौरी के मुंह से ये सुनिए शब्द सुनकर पिघल जाया करता था, और इस बार भी वही हुआ। तो शिवांश ने गौरी को देखते हुए कहा, सुनाइए। गौरी ने अपने हाथ में पकड़े धागे को सामने करते हुए कहा, यह रक्षा सूत्र हम आपके और अक्षत दोनों के लिए लाए थे, तो क्या आप इसे बांधेंगे? शिवांश ने भौहें सिकोड़कर गौरी को देखा और बोला, सीरियसली गौरी, तुम्हें लगता है कि इस धागे से किसी की प्रोटेक्शन हो सकती है? गौरी ने शिवांश को देखते हुए कहा, यह हमारा विश्वास है, तो क्या सिर्फ हमारे लिए आप इसे नहीं बांध सकते? उसके ऐसे कहने पर शिवांश ने अपना हाथ गौरी के आगे कर दिया तो गौरी खुश हो गई और उसने जल्दी से वो धागा शिवांश की कलाई पर बांध दिया। उस धागे को देखते हुए शिवांश ने कहा, वैसे तुम्हें नहीं लगता कि सो कॉल्ड रक्षा सूत्र की जरूरत तुम्हें ज्यादा है? गौरी ने सवालिया नजरों से उसे देखते हुए कहा, वो क्यों? शिवांश ने घूरकर उसे देखा और बोला, जितनी स्पीड से तुम मुसीबतें अपने सर लेती हो उसके लिए तो तुम्हें इसकी ज्यादा जरूरत है। गौरी शिवांश की बात पर मुस्कुराती और बोली, हमारे पास तो हमारा रक्षा सूत्र पहले से ही है। शिवांश ने पूछा, और वो कहाँ है? उसके सवाल पर गौरी ने अपनी एक उंगली शिवांश की चेस्ट पर रख दी और बोली, आप हैं हमारे रक्षा सूत्र। आपके होते हुए हमें कभी कुछ हो ही नहीं सकता है। इतना बोलकर गौरी मुस्कुरा दी। शिवांश तो उसके ऐसा कहने पर गौरी के चेहरे को देखता ही रह गया और मनी मन खुद से बोला, क्या इसे मुझ पर इतना भरोसा है? लेकिन क्यों? वो अभी ये सोच ही रहा था कि तभी गौरी चीख पड़ी, हे महादेव, ये क्या है? उसके ऐसे चीखने पर शिवांश ने बेड से खड़े होते हुए कहा, क्या हो गया? गौरी ने अपनी साड़ी की तरफ देखते हुए कहा, हमारी साड़ी, ये कितनी गंदी हो गई है, और हम ऐसे ही इस बेड पर लेट गए। हमें जल्दी से इसे चेंज करना पड़ेगा। इतना बोल जैसे ही गौरी बेड से उठने को हुई कि तभी शिवांश ने उसे उठने से रोकते हुए कहा,
तुम्हारा दिमाग खराब है गौरी। तुम्हारे पैरों में छाले हो रखे हैं और डॉक्टर ने तुम्हें चलने से मना किया है। गौरी ने शिवांश की तरफ देखते हुए कहा, लेकिन अगर हम उठेंगे नहीं तो चेंज कैसे करेंगे? उसके कहते ही शिवांश ने झुककर उसे गोद में उठा लिया और उसे बाथरूम की तरफ ले जाते हुए बोला, ऐसे करोगी? गौरी ने हैरानी से शिवांश को देखा और बोली, लेकिन ऐसे कैसे? शिवांश ने उसे घूर कर देखा और बोला, चुप, बिल्कुल चुप, बहुत बोलती हो तुम। उसके ऐसे डांटने पर गौरी खामोश हो गई। शिवांश उसे बाथरूम में लेकर गया और वहां बिठाते हुए कहा, यहीं बैठो, मैं तुम्हारे कपड़े लेकर आता हूँ। इतना बोल शिवांश बाहर आ गया। शिवांश वार्डरोब की तरफ बढ़ा और गौरी के कपड़े निकालने लगा, लेकिन उसमें सारी साड़ियां ही भरी पड़ी थी। शिवांश ने इरिटेट होते हुए कहा, यह लड़की नॉर्मल कपड़े नहीं पहनती है क्या? पूरा का पूरा कपड़े का थान भर रखा है वार्डरोब में। गौरी जो बाथरूम में बैठी हुई थी, उसने जब शिवांश के मुंह से ये बात सुनी तो उसकी हंसी निकल गई और वो वहीं से चिल्लाते बोली, सुनिए। शिवांश ने गुस्से में जवाब दिया, बोलो। गौरी ने कहा, वो वार्डरोब के लेफ्ट साइड में हमारे सूट रखे हैं, उनमें से कुछ दे दीजिए। उसकी बात सुन शिवांश ने एक ग्रीन कलर का सूट निकाला और ले जाकर गौरी को पकड़ा दिया और वापस से बाहर आ गया। गौरी ने भी जैसे तैसे करके चेंज किया और शिवांश दोबारा गौरी को अपनी गोद में उठाकर वापस से कमरे में ले आया। जब तक गौरी ने चेंज किया था, तब तक शिवांश ने पहले ही गौरी के लिए खाना मंगवा लिया और उसने गौरी को खाना देते हुए कहा, जितनी बड़ी पुजारिन तुम हो, उससे यह तो मैं जानता ही हूँ कि तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया होगा। गौरी ने शिवांश के ऐसा कहने पर हल्के से स्माइल कर दी, तो शिवांश उसे घूर कर देखने लगा और बोला, खाना खाओ। गौरी ने खाना खाया और शिवांश उसे दवाई देकर वहां से जाने लगा, तो गौरी ने उसे रोकते हुए कहा, अक्षत पर अटैक किसने करवाया था? शिवांश ने उसे देखा और कहा, कल सुबह की न्यूज हेडलाइन से तुम्हें पता चल जाएगा कि अक्षत पर किसने अटैक करवाया था। इतना बोलकर शिवांश कमरे से बाहर चला गया। उसे जाते देख गौरी खुद से ही बोली, महादेव, पता नहीं ये उस इंसान के साथ क्या करेंगे जिसने अक्षत पर अटैक करवाया होगा। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।